हेलो 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 एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कुछ आवाज़ आ रही है मेरी गुड आप मॉर्निंग। सबको? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे गुड बच्चे सब? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बच्चों आज बड़ा ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज हम लोग अपना आखिरी चैप्टर शुरू करेंगे। थोड़ा सा लास्ट क्लास का डिस्कशन रह गया था न्यूक्लियर फिजिक्स का, वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सेमीकंडक्टर्स शुरू करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसे जैसे फिजिक्स का सिलेबस खत्म होते जा रहा है तुम लोग खुश दिखते जा रहे हो, अच्छी बात है। राम राम जी सर। राम नमस्ते राम सर। राम राम सर राम नमस्ते। राम। ट्वेल्थ काफी आसान था सर एज कम्पेयर टू 11th। हाँ, ट्वेल्थ 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 बिल्कुल। सर बढ़िया गया, बहुत बढ़िया सर। बस ट्वेल्थ। एक चैप्टर थोड़ा सा सर थोड़ा ट्रिकी था सर, रे ऑप्टिक्स में सर दिमाग चल गया था उसको लगा। हाँ हाँ, रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा वही हेलो। है, बाकी ट्वेल्थ पूरा आसान है। ट्वेल्थ मुश्किल नहीं है। इलेवेंथ गुड बहुत मॉर्निंग सर। मुश्किल था। इलेवेंथ में मैकेनिक्स होती है और बहुत सारी चीज़ें रहती है। ट्वेल्थ लेंदी था सर, बहुत मुश्किल नहीं था, लेंदी था, मुश्किल नहीं था। हाँ, लेंदी भी था, मतलब समय भी लग जाता है। और रोटेशन मैकेनिक्स उसमें फॉर्मूले कम हैं, आप दिमाग से ही ज़्यादातर चीज़ें करो, है ना, वो ठीक है। सर तो आज सिलेबस पूरा हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, दो आज लेक्चर आज आपके। नहीं नहीं, आज नहीं कंप्लीट होगा। गुड मॉर्निंग होगा सर। तो सैटरडे, आई थिंक सैटरडे फर्स्ट वाली जो गुड क्लास होगी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, लेकिन आज हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत हो जाएगी आज आपके लास्ट चैप्टर की। ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग बच्चों कल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस ग्राफ में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, वही वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम लोग नया डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस ग्राफ में, बच्चों इस ग्राफ को देख के बताइए मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल एटम कौन सा लगता है आपको। ये सारे लिखे हुए हैं आपके सामने, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वाला एटम कौन सा है? आयरन सर। सर आयरन। आयरन सर, एफपी एफपी। आयरन। अच्छा, कारण क्या है बच्चों आयरन के होने का? सबसे ज्यादा स्टेबल होने का कारण क्या है सर आयरन इसकी के? बाइंडिंग सर एनर्जी उसकी पर बाइंडिंग न्यूक्लियन एनर्जी पर मैक्सिमम न्यूक्लियन है। सबसे ज्यादा है सर। यस बिल्कुल। सर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है, इसकी वजह से आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कितनी वैल्यू होती है उसकी, 8.8। पर ये मानिए कि जितने भी एटम्स हैं सबसे ज्यादा, जितने भी न्यूक्लियस हैं सबसे ज्यादा इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस आयरन का है। ठीक है। उसके बाद बच्चों जो इस एंड पे न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, ये वाले एंड लेफ्ट हैंड साइड पे, इन पे बच्चों क्या कहना है आपका कि ये जैसे ये न्यूक्लियस है, इनकी भी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कम है। ठीक है। तो कम है तो ये कौन से टाइप के रिएक्शन करके और क्या कोशिश रहती है इस फ्यूजन साइड के? करके बढ़ा। सब फ्यूजन करके फ्यूजन करने स्टेबिलिटी के गेन लिए करने की, राइट। सब। बिल्कुल। तो ये जो जितने भी छोटे न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, है ना, तो ये 1s2 1s3 और लिथियम, ये सब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करना चाहते हैं और अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जितना ज्यादा वेट होता जाएगा उतना ज्यादा ये स्टेबिलिटी वाले जोन में आते जाएंगे। तो इधर वाले साइड के जो जो भी होते हैं ये फ्यूजन रिएक्शन शो करते हैं। और जो हैवी साइड है, मतलब 170 से ऊपर, ठीक है, ये वाले साइड का भी अगर हम लोग देखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी फ्यूजन पर करने से। न्यूक्लियॉन ये भी कम है और ये फिजन रिएक्शन शो करते हैं फ्यूजन। ताकि वापस से इनका वेट कम हो जाए और वो इस स्टेबिलिटी वाले जोन में आ सके। सर स्टेबिलिटी वाला जोन कौन सा है? तो जिनके मास नंबर 30 से लेकर 170 के बीच है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबकी सबकी लगभग लगभग बराबर रहती है। और बाकी तो 30 से पहले वाले उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम रहेगी और 170 से ऊपर वाले इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम रहेगी। 30 से 170 वाले हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी अच्छी रहती है, वो स्टेबल रहते हैं। ठीक है। तो ये वाले चाहेंगे कि वो इस बेल्ट में आ जाएं और ये वाले भी चाहेंगे कि वो इस बेल्ट में आ जाए। तो इस प्रोसेस में ये फ्यूजन रिएक्शन शो करते हैं और ये फिजन रिएक्शन शो करते हैं। तो इनके फीचर्स हम लोग को लिखने थे, तो आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ग्राफ बना ले सर, रुक मिनट ग्राफ लीजिए। नहीं लिखेंगे क्या आप लोग? नहीं बना लीजिए, सर। बना लीजिए, बना लीजिए। इंपॉर्टेंट है, कोई चीज नहीं समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है तो पूछ लीजिएगा। आपको सारे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आयरन जरूर मेंशन कर लीजिएगा और बाकी कोई लिखने की एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। रफली स्केच कर लीजिए ग्राफ ऐसा। ये
H दो जगह क्यों शो कर रहा है? आवाज नहीं आ रही है सर आप। एक 1H2 है और एक 1H3 है, तो ड्यूटीरियम अच्छा और ट्राइटियम को भी काउंट कर लिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। डन सर। यस सर, हो गया। ठीक, चलिए इसके कुछ फीचर्स हैं बच्चों, ये हमें ध्यान रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आइसोटोप ऑफ आयरन 26 Fe56। ये आइसोटोप ऑफ आयरन तो नहीं, यही तो आयरन न्यूक्लियस है। खैर, तो जो आयरन न्यूक्लियस है 26 Fe56, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। तो बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपको एलिमेंट याद होना चाहिए न्यूक्लियस, और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट एज इट इज नोट होगा। यूरेनियम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एंड इट इज अनस्टेबल। द मीडियम साइज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन लाइट और हैवी न्यूक्लियाई, और ये जो मीडियम साइज न्यूक्लियाई हैं उनका रेंज है 30 से लेकर 170। ठीक है, तो ये बच्चों आप तीनों पॉइंट्स को एज इट इज लिख लीजिए। ये वाला पॉइंट आई होप हम लोगों ने कल ही लिख लिया था, अगर नहीं आपके नोट्स में तो ये भी लिख लीजिएगा। ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर स्टेबल द न्यूक्लियस। तो ये फर्स्ट स्लाइड है। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है। ग्राफ प्लॉट कर लिया था आपने कल? ये सो नहीं किया था? ठीक है, तो ये लिख लीजिए पॉइंट्स, फिर उसके मैं बाद कर लिया था। हाँ, तो बस फिर ये पहली स्लाइड आपके लिए। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। डन है? हाँ सर। चलिए, तो एक सेकंड रुक जाइए। लिखिए सर अभी नहीं हुआ। लिखिए लिखिए लिखिए। जरूर। ठीक, डन सर। चलिए मैं जो बदल रहा हूँ अब स्लाइड, और अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो स्टेबल नहीं है न्यूक्लियस, जैसे कुछ फ्यूजन दिखाएंगे कुछ फिजन दिखाएंगे, तो अब इन्हीं दोनों रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, फ्यूजन रिएक्शन और फिजन रिएक्शन। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसका कारण तो बच्चों आप लोग को पता है ना, कि इसका बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस का कम होता है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। तो बस इनको ट्रिगर करने की ज़रूरत है और ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो जो भी हैवी न्यूक्लियस होंगे जिनका एटॉमिक नंबर 230, एटॉमिक मास नंबर 230 से ऊपर होगा, उसमें अगर आप उसको थोड़ा सा ट्रिगर कर देंगे तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाएगा, रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें एक बहुत कॉमन रिएक्शन है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। बच्चों जानते हो क्या आप न्यूक्लियर फिजन की बहुत कॉमन रिएक्शन यूरेनियम वाली, किसी के दिमाग में हो अगर बताना चाहें तो उसमें कैसे करते हैं? 92 यूरेनियम 235, एक न्यूट्रॉन जाके टकराता है, तो ये न्यूक्लियस है यूरेनियम 235 का, न्यूट्रॉन जाके टकराएगा तो ये बन जाएगा 92 यूरेनियम 236, जो कि अनस्टेबल है। फर्दर ये टूट जाएगा। बच्चों किस में टूटेगा, अगर किसी को याद हो कुछ, कौन कौन से दो न्यूक्लियस बनते हैं? 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और ये बनेगा बेरियम और क्रिप्टन, ठीक है। बेरियम 56 139 और 36 89, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है बच्चों, आपको एज इट इज ये याद होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत कॉमन है। तो एक न्यूट्रॉन बहुत एनर्जी वाला नहीं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जाके टकराता है यूरेनियम से, यूरेनियम 236 बनता है। उसके बाद बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन। बच्चों एक सेकंड ना, ये तो करेक्ट है, इसका थोड़ा सा मुझे एटॉमिक मास नंबर चेक करना पड़ेगा। ये 236, यानी इधर 236 है ना एटॉमिक मास नंबर, तो इधर भी सब मिला के 236 होना चाहिए। तो 3 न्यूट्रॉन है तो ये तो 3 हो जाएगा, क्रिप्टन का 89 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे अगर 92, ठीक है। और 92 और इधर 236 है, 236 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बच्चों 144 लिखना है ना, 139 की जगह 144 लिखना। 56 बेरियम 144, 36 क्रिप्टन 89, बाकी अब ठीक है। तो यूरेनियम के ऊपर क्या लिखा है? यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन, और ये चूंकि एक न्यूट्रॉन है ये इसके साथ मिलके यूरेनियम 236 बन जाएगा, तो ये लिखा हुआ है 92 यूरेनियम 236। तो एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में अगर एक यूरेनियम टूट जाता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। डन सर। ठीक, तो ये वाली रिएक्शन तो आपको 100% याद रखनी ही है। दो रिएक्शंस और मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, और उन रिएक्शंस में और इसमें क्या अंतर है वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो एक तो ये है ही, इसको तो आपको विदाउट डाउट ये तो याद रखना है, मतलब इसको भूलना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये पूरी रिएक्शन। इसके अलावा दो रिएक्शंस और हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। 92 यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन 92 यूरेनियम 236, और दो न्यूक्लियस जो बनते हैं, एक बनता है एंटीमनी
51,133 प्लस नायोबियम 41,99 प्लस 4 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट हो सकता है कि ये प्रोडक्ट भी बन जाए, पर चूंकि ये स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये वापस डीके करके फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाता है। पर ये दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एंड प्रोडक्ट है ना। और हो सकता है कभी कभार अगर आपसे पूछ ले कि यूरेनियम टकराता है, चांसेस इसी के हैं क्योंकि इसमें जो स्टेबल न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, ये दोनों स्टेबल न्यूक्लियस है, फर्दर डीके नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हो सकता है कि वापस से ये डीके कर जाएं, रिलेटिवली अनस्टेबल है, तो अगर ये वापस से डीके कर जाएंगे तो ये इसी में फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट यही बनता है, इसलिए ऊपर वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पर अगर कहीं पूछ देते हैं कि इस तरह से कुछ, तो एंटीमनी और नायोबियम भी बनते हैं। एक और है, वो भी लिखेंगे। ये वाली रिएक्शन जो लिख रहा हूं, इसमें भी जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही हैं। सर हाँ बोलिए। सर ये तो दूसरे वाले में जो हम लोग रिएक्टेंट है हाँ, वो तो सेम ही है, तो प्रोडक्ट दूसरा दूसरा क्यों हो जा रहा है? एक्चुअली ना ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं। ठीक है, जैसे ये एंटीमनी है, नायोबियम है, जेनॉन है, स्ट्रॉन्शियम है। ठीक है, और ये बाद में रेडिएट करके बीटा एमिशन से वापस से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इस वाले स्टेबल न्यूक्लियस में। अब इसके बाद सर देखिए, तीनों तरफ रिएक्टेंट तो एक है, कभी ये बन रहा है, कभी ये बन रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट यही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये दोनों या फिर ये दोनों भी देखने को मिले एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, अल्टीमेटली यही मिलेगा लास्ट में, और ये दोनों जो बनेंगे ये भी रेडिएट होके इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल कि सर ऐसा हो क्यों रहा है कि यही बन रहा है, ये बन रहा है, या रिएक्टेंट सेम है फिर यही क्यों बन रहा है, या यही क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रोडक्ट बार बार चेंज हो रहा है? तो देखिए, मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। कारण ये है कि जैसे ये न्यूट्रॉन जाके टकराया यूरेनियम 236 से, ये अनस्टेबल है। ठीक है, 100% टूटेगा, पर टूट के किस तरह से कन्वर्ट होगा वो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टूटेगा, 100% अनस्टेबल है, तो वो इस तरह से टूटेगा या इस तरह से डायरेक्ट टूटेगा, या बीच में ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे, ये कोई मतलब इसका कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा। आप मतलब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के सामने यूरेनियम रख दीजिए, अब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये जो 4 न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं ये स्टेबल नहीं है, ये अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पर क्या होगा वो नहीं पता है ना, अनसर्टेन होती है बहुत प्रोसेस। तो जाके टकराएगा, ये अनस्टेबल है, अब ये किस तरह से टूटेगा उसके बारे में हम कोई रूल नहीं है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बनेगा पर अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या हो सकता है ये बन जाए पर अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसका कोई मतलब रूल नहीं है जिससे हम प्रिडिक्ट कर पाए कि क्या होगा। चलिए, होपफुली बच्चों लिख लिया आप सबने। हाँ सर, हो गया। अब यस सर। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर थोड़ा सा हल्का फुल्का जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में तो कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक एक लाइन सबके बारे में लिख लेंगे। तो पहले न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, तो कैसे आप किसी को सिंपल समझाना हो कि ये होता है सर न्यूक्लियर रिएक्टर, कोई बताना चाहिए? जहाँ पे सर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सर एक पावर प्लांट होता है, जहाँ पे कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाई जाती है सर, फ्यूजन हो गया, फिजन हो गया, कराई जाती है। ओके, हाँ, ताकि सर
हाँ, एनर्जी प्रोड्यूस करवा कंट्रोल्ड, सकें। बिल्कुल कंट्रोल्ड रिएक्शन कराई जाती है इसके अंदर, ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली क्या होता है कि कोर होता है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब कि जैसे कि वही यूरेनियम से जाके टकराएगा न्यूट्रॉन, और फिर दो प्रोडक्ट बनेंगे और एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को कूलेंट के माध्यम से, है ना, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। चारों तरफ पानी फ्लो कर रहा होता है, तो कूलेंट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो एनर्जी कन्वर्ट कर ली जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा यूज करते हैं? तो कॉमनली सबसे ज्यादा आपको यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 होगा। बोला गया ये बेस्ट है, नॉट नेचुरली अवेलेबल, तो यूरेनियम 235 इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर फ्यूल ज्यादातर देखने में आपको यही वाला मिलेगा, यूरेनियम 235 इजिली अवेलेबल है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूल के लिए आप ये यूज करेंगे। और मैं थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपको बताता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, आप एक डायग्राम हल्का सा ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये बॉक्स टाइप का, ये कोर है न्यूक्लियर रिएक्टर का। ठीक है, और बीच में ये न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं ऐसा। ठीक है, और कंट्रोल रॉड्स होते हैं। अभी मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स, इन सब का फंक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कुछ कंट्रोल रॉड्स हैं। ठीक है, कंट्रोल रॉड्स हैं और इनके चारों तरफ, इसके चारों तरफ मान लीजिए ऐसा, यहां पे कूलेंट होता है। जनरली वाटर हम लोग यूज करते हैं, ये कूलेंट होता है। ठीक है, तो रिएक्शन होती है यहाँ पे कोर में, और उस रिएक्शन से एनर्जी निकलती है, और ये लगातार वाटर को सर्कुलेट कराते हैं यहाँ से। ठीक है, लगातार वाटर को सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसको ये कूलेंट या वाटर एब्जॉर्ब करेगा। फर्दर इस वाटर को हम लोग, इस वाटर से एनर्जी निकाल के स्टीम बनाते हैं, और उस स्टीम को टरबाइन में गिराते हैं, फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, तो ये कोर है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है, इसका मतलब कौन सा न्यूक्लियस यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के लिए। तो बच्चों इसमें एक लाइन बस लिख लीजिए एज इट इज, जो लिखा हुआ है, कॉमनली यूज्ड यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये जो k बराबर 1 लिख रहा है आपको, तो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में हमेशा ये k की वैल्यू 1 रखते हैं। k मतलब 1 का मतलब क्या होगा? जैसे 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने दो तरह की चेन रिएक्शन पढ़ी होंगी न्यूक्लियर फिजन में, एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जैसे 3 न्यूट्रॉन निकले, अगर ये जाके 3 यूरेनियम न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे तो फिर वापस से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन जाके 3 अलग अलग यूरेनियम से टकराएंगे, तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी। बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी, उतनी एनर्जी हम यहां से एब्जॉर्ब करके बाहर नहीं ले जा पाएंगे, तो फिर यहां पे डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा ये k फैक्टर 1 रखते हैं। ठीक है, तो k1 रखने का क्या मतलब है कि एक यूरेनियम से जाके, एक न्यूट्रॉन जाके एक यूरेनियम से ही टकराएगा। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन जाएगा और एक यूरेनियम से टकराएगा, उसके बाद 3 जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उनमें से 2 एब्जॉर्ब कर दिए जाएंगे और एक ही जाके आगे टकराएगा। तो ये k हमेशा 1 के आसपास रखते हैं। कभी 1 से ज्यादा हुआ तो कंट्रोल रॉड की मदद से वापस से 1 में लाते हैं। ठीक है, तो इसको 1 ही रखते हैं ताकि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो। तो न्यूक्लियर फ्यूल हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, मॉडरेटर। ठीक है, क्या फंक्शन होता है मॉडरेटर का, समझते हैं, और फिर जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी लिख लेंगे। It is function to slow down the fast secondary neutrons because only slow neutrons are capable of fission of uranium 235। देखिए होता क्या है कि न्यूट्रॉन जाके टकराता है यूरेनियम 235 से। अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हुआ, ठीक है, तो ये जाके, ये मान लीजिए यूरेनियम न्यूक्लियस है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होगा तो हो सकता है पूरा पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, हम ये नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि न्यूट्रॉन जाए, यूरेनियम से टकराए और एब्जॉर्ब हो जाए उसी में, यूरेनियम में, ताकि जो हमारा 235 यूरेनियम है वो 236 में कन्वर्ट हो जाए। और ये 236 बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये फर्दर फिर 2 न्यूक्लियस में टूट जाएगा। लेकिन अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हुआ तो पूरा थ्रू निकल जाएगा न्यूक्लियस के, तो कुछ रिएक्शन नहीं हो पाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, इसलिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन।
जब रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होती है। तो न्यूट्रॉन जो एनर्जी से निकलते हैं न्यूक्लियर फिजन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, अगर उस एनर्जी से टकराएंगे यूरेनियम से तो थ्रू निकल जाएंगे, तो फिर आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसकी स्पीड को कम करने के लिए हम लोग मॉडरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया, इट्स फंक्शन इज टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन्स बिकॉज ओनली स्लो न्यूट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ फिजन। द मॉडरेटर शुड बी लाइट एंड इट शुड नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, कॉमनली हैवी वाटर आर यूज्ड। तो आप बच्चों पहली लाइन में मॉडरेटर का फंक्शन लिख लीजिए और फिर हैवी वाटर यूज किया जाता है ऐसा लिख लीजिए। तो इट्स फंक्शन इज टू स्लो डाउन द फास्ट सेकेंडरी न्यूट्रॉन, ऐसा लिख लीजिए पहली लाइन, और फिर लास्ट वाली लाइन लिख लीजिएगा कि हैवी वाटर यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर। तो पहली लाइन और लास्ट लाइन बस इतना लिख लेंगे, सफिशिएंट। सर स्लाइड बैक कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये लिख लीजिए, करता हूं मैं। लिख लिया गया बच्चों सबने ये मॉडरेटर? यस सर। अभी नहीं सर। लिखिए लिखिए, पूरा मत लिखिएगा बच्चों, है ना, पहली लाइन लिख लीजिए कि स्लो करना है इसको और हैवी वाटर यूज करते हैं बस। हो गया सर। ठीक, डन सर। लिख लीजिए किसी का रह गया हो न्यूक्लियर फ्यूल तो। इसके बाद बच्चों मॉडरेटर के बाद अगली हेडिंग डाल दीजिएगा कंट्रोल रॉड्स। सर आज ये चैप्टर हो जाएगा? बिल्कुल 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 हो जाएगा। कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स का बच्चों कुछ फंक्शन आप लोगों को किसी को पता हो बताना चाहें, कंट्रोल रॉड्स का क्या फंक्शन होता होगा? तो शायद न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और क्यों एब्जॉर्ब करते होंगे, कारण क्या है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ताकि करने का? कंट्रोल्ड फ्यूजन हो सके सर, एक ही जाके करे। बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन हो, क्योंकि अगर हर रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, फिर वो 3 न्यूक्लियस से टकराएंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन, तो बहुत ज्यादा एक साथ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, हम नहीं चाहते वैसा। तो हम क्या करते हैं कि 3 में से 2 एब्जॉर्ब करके जो K1 है उसी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो they have the ability to capture the slow neutrons and can control the rate of chain reaction at any stage. Boron and cadmium are best absorber of neutron. तो बच्चों इसको as it is control rods को लिख लीजिए, used for absorbing slow moving neutrons. Boron and cadmium are best absorber of neutrons. लिख लिया बच्चों सबने कंट्रोल रॉड्स? नहीं सर, लिख रहा हूँ। लिखिए लिखिए। यस सर हो गया। ठीक, हो गया सर। ठीक। अब ये कूलेंट लास्ट सर जरा आखिरी लाइन बच गया था सर। लिखिए लिखिए। हो गया सर। ठीक, हाँ कूलेंट। तो जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियर जो कोर है जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ये कोर हो गया जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, इसके चारों तरफ ये कूलेंट फ्लो कराते रहते हैं, ठीक है।
और ये कूलेंट का काम ही है कि जितनी एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हुई है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो वाटर काफी बढ़िया से एब्जॉर्ब करता है हीट को, फिर इसको जो हीटेड वाटर है इसको पास कराते हैं, अलग एक सेटअप होता है उससे, वहां पे स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर उस स्टीम को टरबाइन में डाल के और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब द प्रोड्यूस हीट एंड ट्रांसफर इट टू वाटर फॉर फर्दर यूज, जनरली कूलेंट इज वाटर एट हाई प्रेशर। तो लिख लीजिए बच्चों इसको एज इट इज। जो लोग लिख लिए हैं अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है उसमें दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। फिजन तो देखिए थोड़ा सा इजीली अंडरस्टूड है कि एक न्यूक्लियस है उसमें जाके न्यूट्रॉन जाके टकरा जा रहा है और एब्जॉर्ब कर जाता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है जैसे यूरेनियम 236, फिर ये अनस्टेबल न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा। पर बच्चों न्यूक्लियर फिजन ठीक है इजिली एक्सप्लेन है, पर फ्यूजन का क्या मतलब, फ्यूजन कैसे कराया जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, तो दो न्यूक्लियस कैसे कंबाइन कर जाएंगे, और अगर कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस तो बनाना चाहते हैं, कारण ये है कि हैवी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, पर कैसे दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंबाइन कर जाएंगे एक बड़ा न्यूक्लियस बनाने के लिए। कोई इसमें कुछ समझाना चाहेगा बच्चों की क्या होता होगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में? तो शायद हाई टेम्परेचर देकर दोनों को मेल्ट सर करा बहुत के। ज्यादा सर हाई टेम्परेचर और काफी तेज वेलोसिटी से जब हम लोग Yes. घुमाते हैं ना, हाँ हाँ ठीक दोनों का ठीक सर हो सकता है सर, मतलब फ्यूजन हो जाता है। ठीक है ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें हम लोग यही करते हैं, दो न्यूक्लियस लेते हैं, बात सही है कि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, तो रिपल्शन होगा, है ना, नेचुरल रिपल्शन होगा। पर अगर हम ये दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे की तरफ बहुत हाई स्पीड से प्रोजेक्ट कर दें, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट कर दें, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे कम काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि थोड़ा दूर तक आएंगे फिर वापस चले जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट करेंगे तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे। और मान लीजिए आपने इतनी एनर्जी दे दी है, इतनी एनर्जी दे दी है कि ये इतने ज्यादा पास आ जाए न्यूक्लियस कि उनका ऑर्डर हो जाए 1 फर्मी मीटर या 2 फर्मी मीटर, ऐसा ऑर्डर हो जाए, 1 या 2 फर्मी, ठीक है, 1 या 2 फेम्टोमीटर या 1 या 2 फर्मी, ठीक है। अगर ये इतने पास आ जाएं कि इनका ऑर्डर 1 या 2 फर्मी हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लग जाएंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से ज्यादा होते हैं। तो अगर हम इनको इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दें कि इनकी बीच की जो सेपरेशन है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की हो जाए, तो न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा, और न्यूक्लियर फोर्स चूंकि ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट करता है, ठीक है, तो इतना अगर कम ऑर्डर हो गया 1 फर्मी 2 फर्मी, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से ज्यादा होगा, और ये दोनों न्यूक्लियस कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। क्यों एनर्जी क्यों रिलीज होगी? क्योंकि जो न्यूक्लियस बना है वो ज्यादा स्टेबल है, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है। तो अब इसमें भी थोड़ा सा समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 प्रोटॉन है, इन 2 प्रोटॉन को हम लोग फ्यूज कराना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि ये दोनों प्रोटॉन फ्यूज कर जाएं, ठीक है, 1H1, तो ये दोनों न्यूट्रॉन फ्यूज कर जाएं। तो इन दोनों न्यूट्रॉन को अगर फ्यूज कराना है तो हमें इनकी बीच की दूरी को इतनी तेज स्पीड से फेंकना है या इतनी तेज एनर्जी से फेंकना है कि इनकी बीच की दूरी जो है वो फर्मी के ऑर्डर में आ जाए, फेम्टोमीटर के ऑर्डर में आ जाए, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में आ जाए। तो हमें इन दोनों न्यूट्रॉन को 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देके भेजना पड़ेगा, दोनों प्रोटॉन को एक दूसरे की तरफ, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने के लिए जो टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट है वो आती है 10⁻⁷ केल्विन के ऑर्डर की, है ना। इतना ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब जाके इन प्रोटॉन्स को
इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इतनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनके बीच का सेपरेशन 1 फर्मी या उसके आसपास हो जाएगा और फिर ये फ्यूज करके एक हैवी न्यूक्लियस बना लेंगे। ठीक है, फिजन रिएक्शन में देखिए एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, सॉरी फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू फिजन रिएक्शन। लेकिन फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए ये टेम्परेचर आपको अचीव करना पड़ेगा। तो इतना टेम्परेचर स्टार्स में मिलता है, जैसे सन के कोर में 10⁹ केल्विन इतना लेवल का टेम्परेचर है, तो वहां मिल जाता है, तो फिर वहां पे फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो स्टार्स में हो जाती है। पर अर्थ में इतना टेम्परेचर मेंटेन कर पाना एक चैलेंजिंग टास्क है, तो इतना इसीलिए फ्यूजन रिएक्शन उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, मतलब उतना हो नहीं पा रही उतने बड़े रेट में। फिजन रिएक्शन तो होगी, आप इंडिया में भी जानते होंगे बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, पर फ्यूजन रिएक्टर बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कारण उसका मेन यही है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर को तो पहले बनाना मुश्किल है, इतना ज्यादा टेम्परेचर, और फिर उतना ज्यादा टेम्परेचर मान लीजिए ले जाइए तो किस कंटेनर में रखेंगे ताकि कंटेनर भी इतना बड़ा टेम्परेचर विथस्टैंड कर पाए। तो ये एक चैलेंज है, इसी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो आप ये लिख लीजिए, पहले तो आप ये लाइन एज इट इज लिखिए, फिर मैं 1-2 लाइन बोल के लिखवाता हूं। पहली वाली लाइन एज इट इज लिख लीजिए आप लोग। पहली लाइन लिखने के बाद बच्चों लिखिएगा, फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू न्यूक्लियाई मस्ट हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम रिपल्शन। ओवरकम रिपल्शन, फॉर एग्जाम्पल दो प्रोटॉन्स को अगर फ्यूज कराना है, फॉर फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटॉन्स 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नीडेड। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा कि अगर 2 प्रोटॉन्स को फ्यूज कराना है तो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और इस एनर्जी को अचीव करने के लिए टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन के ऑर्डर का होना चाहिए। डन सर। ठीक, नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, एट दिस टेम्परेचर न्यूक्लियाई आगे लिख लीजिएगा, एट दिस टेम्परेचर न्यूक्लियाई कम क्लोजर देन 10⁻⁻15 मीटर एंड फ्यूज ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स।
लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, फ्यूजन रिएक्शन गिव्स मोर एनर्जी बट टू अचीव 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर इज चैलेंजिंग। लिख लिया बच्चों सबने? यस सर। हाँ सर। बच्चों अब मैं इसके कुछ रिएक्शन के एग्जांपल आपको लिखवाऊंगा, अगर दिमाग में रह जाए तो अच्छा है। बाकी एज इट इज़ कोई रिएक्शन पूछेगा नहीं, पर लिख लेते हैं हम लोग, और आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और दिमाग में रह जाएगा तो अच्छा है। सर ये चैप्टर में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे फिर? इस चैप्टर में देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपको पहले ना रेडियस साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए पूछ देगा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस में पूछेगा सवाल, न्यूक्लियर फोर्स में पूछेगा आपसे सवाल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर न्यूमेरिकल बनाना होगा तो बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग निकलवा, एनर्जी। है ना, मास डिफेक्ट ठीक है निकलवा के सर। बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूमेरिकल मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी, और थ्योरेटिकल सवाल बहुत ज़्यादा बन जाएंगे न्यूक्लियर फोर्स से, और बाकी न्यूमेरिकल कहाँ से बन सकते हैं, रेडियस से न्यूमेरिकल बन जाएंगे और डेंसिटी से न्यूमेरिकल बन जाएंगे, है ना। सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए इसकी? अगर आपके पास समय, वैसे मैंने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ऑलमोस्ट सारी लिखवा दी आपको, फिर भी आप चाहें तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन पहले नोट्स पढ़ लीजिएगा और सब अच्छे से हो जाए आपका तैयार, फिर एक बार रीडिंग चाहे तो आप एनसीईआरटी की लगा लीजिएगा। लास्ट टाइम तो एक रेडियो एक्टिव डीके से भी आया था क्वेश्चन। हाँ सर। रेडियो एक्टिविटी से देखिए, रेडियो एक्टिविटी से जितना मैं अभी पढ़ाऊंगा वो सिलेबस का हिस्सा है। पिछले साल तक शायद लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी था, वो n बराबर n नॉट e⁻⁻ है, पर उस सर बार लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके है सर, लेकिन अल्फा बीटा गामा वाला सर नहीं है वैसे सर। वाला आया था। अल्फा बीटा गामा वाला है। इस बार हम लोग अल्फा बीटा गामा वाला पढ़ेंगे। हाँ रेडियो सर। एक्टिविटी का जो लॉ है उसके सवाल नहीं करेंगे, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो अच्छा सर। हाँ, अल्फा बीटा गामा एमिशन लेकिन जरूर करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ बच्चों रिएक्शन, ये आपके एनसीईआरटी की ही रिएक्शंस हैं, एक बार इसको आप लिख लीजिए एज इट इज। दो प्रोटॉन का फ्यूजन, 1H2 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसको न्यूट्रिनो पढ़ते हैं बच्चों, न्यूट्रिनो। ये है पॉजिट्रॉन। तो जो पहली रिएक्शन बच्चों, इसमें दो प्रोटॉन्स का फ्यूजन है और ड्यूटेरियम बनेगा, पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो दूसरी रिएक्शन है वो दो ड्यूट्रॉन फ्यूज कर जाते हैं, और लास्ट वाली रिएक्शन में भी दो ड्यूट्रॉन फ्यूज कर जाते हैं। सेकंड और थर्ड में अंतर ये, इसमें हीलियम का बनता है आइसोटोप, और इसमें ट्राइटियम बनता है एक प्रोटॉन। तो यही है, और बाकी एनर्जी है।
जो जो ये लास्ट मैंने बॉक्स में इक्वेशन लिखी, ये सन के कोर पे रिएक्शन है। 4 प्रोटॉन कंबाइन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2He4, 2 न्यूट्रिनो, 6 गामा और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो इसका बच्चों मैं रिएक्शन का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको कुछ दे नहीं सकता, पर यह है कि अगर आ जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कुछ पूछता है इससे रिलेटेड, तो अगर आपके दिमाग में ये रिएक्शंस रहेंगी तो चांसेस हैं कि आप लोग पिक कर लेंगे, है ना। तो ये जो ऊपर वाली 3 रिएक्शंस हैं, ये ऐसी रैंडम एग्जांपल्स हैं ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इनमें आपस में कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले यही हो रही है फिर ये हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल कि 2 अगर प्रोटॉन कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, 2 ड्यूटेरियम कंबाइन करेंगे तो 2 पॉसिबल रिएक्शंस हैं, ठीक है। और ये भी एक फ्यूजन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, बस ये है कि सन के कोर पे कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। डन सर। ठीक, लिख लीजिएगा बच्चों। तो अगली हेडिंग Yes, डालिएगा, रेडियो एक्टिविटी। अगली हेडिंग डाल लीजिए, रेडियो एक्टिविटी। चलिए थोड़ा समझते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होगा और फिर आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल अगर मेरे पास कुछ सवाल होगा फिजन फ्यूजन में तो भी देखते हैं कि अगर कर पाएंगे तो। कल जिस तरह के सवाल किए थे वही वैसे ही फिजन फ्यूजन के सवाल हैं। एक देख लीजिए बच्चों, ये थोड़ा सा बताइए, करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले वाला स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, आप लोग सही गलत बताइएगा। द कॉन्स्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द रेंज 30 to 170 इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो बच्चों मैंने इस स्टेटमेंट में कमेंट नहीं किया, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। और ये बात सही है कि ये जो बेल्ट है ना 30 से लेकर 170, यहाँ की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ज़्यादा है, वो न्यूक्लियर स्टेबल ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज है। सर कैसे कारण है न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होना? इसलिए है कि जब 170 से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाते हैं तो 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आप मान लीजिए 3 या 4 फर्मी मीटर के ऑर्डर में हो जाती है, तो उससे ऊपर जाएंगे तो आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ड्रास्टिकली घटता है अगर दूरी न्यूक्लियॉन्स के बीच में बढ़ा दी जाए। तो 170 से ऊपर नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी है वो 3 या 4 फर्मी मीटर के ऑर्डर में हो जाती है, तो जो कि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए उस पूरे न्यूक्लियस को बांध के नहीं रख पाता है। तो ये बच्चों ये थोड़ा सा ना ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस बेल्ट में स्टेबिलिटी का कारण है न्यूक्लियर फोर्स का शॉर्ट रेंज होना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी मैंने आपको बताए हैं, न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। बच्चों ये सही है गलत है? न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड, ये सही है ना? सही है, सो ट्रू है। यस अगला वाला, द न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियॉन्स इज लेस देन 0.8 FM। लास्ट वाले में क्या कहना चाहेंगे? फॉल्स है सर। फॉल्स है। न्यूक्लियर फोर्स फॉल्स है फॉल्स है। ट्रू है। ट्रू है। बताइए बच्चों, ट्रू है फॉल्स है, क्या है? बताया है वैसे सर मैंने। अगर इससे कम होगा तो रिपल्सिव होगा। फॉल्स है ये। न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स इज लेस देन 0.8 FM। बच्चों बात तो सही है ना? ये ट्रू है। यस सर। क्योंकि 0.8 FM से कम करेंगे तो रिपल्शन करके वापस से वो 0.8 FM में आने की कोशिश करेंगे। 0.8 FM से ज्यादा करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लग के फिर वापस से उस सेम आने की दूरी। आप इसको मान लीजिए कि 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, स्प्रिंग से अटैच हैं, आप 0.8 FM इनके बीच की दूरी है। आप अगर आप इससे इनको कम करेंगे तो ये वापस से वहीं पे जाना चाहेंगे, बढ़ाएंगे तो वापस वहीं पे जाना चाहेंगे। तो कम करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा ताकि 0.8 FM में आ जाए। मैंने आपको कल एक ग्राफ प्लॉट कराया था, तो 0.8 FM में पोटेंशियल एनर्जी कम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है,
तो ये तीनों ही ट्रू हैं, तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। बच्चों ये आपके नोट्स में जाना चाहिए, स्टेटमेंट नोट कर लीजिए इसको, हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए सर। लिखिए लिखिए लिखिए। पहले वाला स्टेटमेंट को बस अच्छे से लिखिएगा, बाकी दो स्टेटमेंट आपके नोट्स में ऑलरेडी है। हो गया सर। ठीक, और करते हैं, देखिए if the binding energy per nucleon of a nuclide is high then ये तो रेडियो एक्टिविटी का आ गया। बच्चों क्या कहते हैं अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑप्शन से कौन सा वाला? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। It will have a large disintegration constant. Okay, it will have a small half life. It will decay instantly. तो देखिए बच्चों ये दोनों तो गलत हैं। It will decay instantly क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है तो स्टेबल ज़्यादा है। स्मॉल हाफ लाइफ मतलब जल्दी जल्दी डीके होगा, वो भी गलत हो जाएगा। इट शुड बी एबंडेंटली अवेलेबल इन नेचर, ये बच्चों मुझे सही लग रहा है ना? नेचर में इसकी एबंडेंस स्टेबल है ना सर? क्या क्या स्टेबल है ना? स्टेबल है, इसलिए नेचर में इसकी एबंडेंस होगी बच्चों काफी ज्यादा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी न्यूक्लियस की ज्यादा है तो उसकी नेचर में एबंडेंस ज्यादा होगी। कारण क्या है कि मान लीजिए जैसे आयरन है, स्टेबल है, ठीक है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। तो कोई दूसरा न्यूक्लियस है ना, मान लीजिए कि मैं ले लेता हूं कुछ 290 एटॉमिक मास नंबर का कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये रिएक्शन करेगा और बड़ा न्यूक्लियस है टूट जाएगा छोटे न्यूक्लियस में, रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा, अल्फा बीटा गामा डीके होंगे और अल्टीमेटली ये कोशिश करेगा जितना ज्यादा आयरन में कन्वर्ट हो जाए उतना बेहतर है। तो हर बार कोशिश, तो जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो जाए इसमें आयरन में। ठीक है, तो जब सारे न्यूक्लियस यही कोशिश करेंगे कि आयरन में कन्वर्ट हो जाए ताकि, क्योंकि स्टेबल ज्यादा है ना, तो एबंडेंस इसी की ज्यादा रहेगी नेचर में। ठीक है, तो इसका पहला आंसर होगा इट शुड बी एबंडेंटली अवेलेबल इन नेचर, इन एबंडेंस अवेलेबल होना चाहिए नेचर में। चलिए, लार्ज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का मतलब क्या? लार्ज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मेरे हिसाब से शायद लैम्डा की बात कर रहे हैं, है ना, n बराबर n नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, है ना। लैम्डा को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा कांस्टेंट? लार्ज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट होता है ना। हाँ, लैम्डा डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो और टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? ln2 बाई लैम्डा, है ना बच्चों, जितना मुझे याद आ रहा है ln2 बाई लैम्डा, ये सही है ना। तो जैसे आप मान लीजिए अगर डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी, है ना, तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी तो जल्दी जल्दी डीके करेगा, है ना। तो ये इसी स्टेटमेंट का मतलब हो गया, इट विल हैव अ स्मॉल हाफ लाइफ, क्योंकि लैम्डा ज्यादा कर देंगे डीके कांस्टेंट तो टी हाफ कम हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो ये पहला वाला ऑप्शन ठीक है। चलिए रेडियो एक्टिविटी में आते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का कारण तो बच्चों एक बार फिर से वही है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिन न्यूक्लियस का कम रहता है वो स्टेबल नहीं रहते हैं ना, डिफरेंट डीके करेंगे। क्या क्या डीके होते हैं? तो कोई भी अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग बताइए, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है मान लीजिए ZXA, तो इसे कौन कौन से टाइप के डीके होंगे, कौन कौन से डीके होते हैं बताइए थोड़ा सा। रेडियो एक्टिविटी इतना मेरे हिसाब से तो आप लोग जानते होंगे, 3 टाइप के मेजर डीके होते हैं। अल्फा बीटा अल्फा हो गया, बीटा हो गया, अल्फा अल्फा बीटा गामा और गामा, बिल्कुल गामा।
और गामा डीके। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो अल्फा डीके मतलब हो गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2He4। देखिए बच्चों, हीलियम एटम नहीं, हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल में +2E चार्ज रहेगा, क्योंकि जो हीलियम एटम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए तो हीलियम न्यूक्लियस बनेगा, वही अल्फा पार्टिकल है। तो अगर कोई मान लीजिए ZXA एटम है, उससे अल्फा पार्टिकल एक अल्फा डीके हो गया, तो मुझे बताइए बच्चों Z में कितने की कमी आएगी और A में कितने की कमी आएगी? बताइए थोड़ा सा। अगर अल्फा डीके हो गया न्यूक्लियस से तो Z में 2 की और A में 4 की और की। A के 4 की। बिल्कुल, Z में 2 की कमी आ जाएगी और A में 4 की कमी आ जाएगी। बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखिएगा ना, मैं कुछ प्रैक्टिस सवाल अभी आपको कराऊंगा। तो अगर X न्यूक्लियस है, उसमें से अल्फा डीके हुआ तो Z में 2 की और A में 4 की कमी आएगी। बिल्कुल लॉजिकल भी बच्चों, 2He4 तो 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे और टोटल 4 एटॉमिक मास नंबर की कमी होगी, तो ये होगा। अच्छा, बीटा डीके देखिए 2 तरीके का होगा, एक बीटा प्लस डीके और एक बीटा माइनस डीके। मैं दोनों आपको एक एक करके समझाता हूं। देखिए बीटा माइनस में क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन टूट जाएगा एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, एक न्यूट्रॉन टूट जाएगा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। तो मान लीजिए बीटा, अच्छा तो बीटा माइनस का मतलब क्या हुआ? ये बीटा माइनस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? न्यूट्रॉन टूट गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो बीटा माइनस का मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, ये बीटा माइनस डीके है। तो मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है ZXA, उसमें से बीटा डीके होता है। कौन सा बीटा डीके? बीटा माइनस डीके होता है। तो मुझे बताइए बच्चों, Z और A में क्या क्या कमी आएगी? कौन बढ़ेगा कौन घटेगा? बताइए, रिएक्शन आपके सामने है। Z बढ़ जाएगा सर माइनस वाले में। Z Z बढ़, प्लस हो जाएगा। Z+1 हो जाएगा। कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या इसको, कैसे Z+1 हो रहा है? सर प्रोटॉन बढ़ गया ना एक, तो फिर प्रोटॉन बढ़ गया प्रोटॉन ना सर, इक्वल्स टू इसलिए। एटॉमिक नंबर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक पहले न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गए, प्रोटॉन जितने थे वो तो उतना ही रहे, और न्यूट्रॉन और कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो एटॉमिक नंबर सर बढ़ इसीलिए जाएगा। +1 कर दिया है सर। बिल्कुल। अच्छा, ए के बारे में क्या कहना है मास बच्चों? नंबर सेम रहेगा। तो वो मास नंबर सेम रहेगा सर। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या थोड़ा सा? और मास क्योंकि नंबर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ही बदला है ना, तो फिर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, तो वो सेम रहेगा। एब्सोल्युटली कांस्टेंट रहेगा सर वो। हाँ, न्यूट्रॉन चला गया पर प्रोटॉन बढ़ गया, तो मास नंबर एक्चुअली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही रहते हैं। तो न्यूट्रॉन गया प्रोटॉन बढ़ गया, तो मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब बीटा प्लस डीके की बात करते हैं। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है कि जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, और प्लस पॉजिट्रॉन बाहर आता है। तो मुझे थोड़ा सा बताइए बच्चों, ZXA मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है और उससे बीटा प्लस डीके होता है, तो क्या क्या अंतर आना चाहिए? थोड़ा सा बताइए। सर वहाँ पे बस Z Z माइनस से सर। 1 हो जाएगा। Z और माइनस सब सेम 1 हो जाएगा। ठीक है, और A के बारे में क्या कहेंगे? सेम रहेगा सर। फिर वो सेम रहेगा। सेम रहेगा, बिल्कुल, पॉजिट्रॉन ऐसा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए गामा डीके के बारे में बच्चों थोड़ा सा बताइए, किसी को अगर जानकारी हो तो। कोई बताना चाहेगा बच्चों गामा डीके क्या होता है? पता नहीं है सर। अरे गामा, अच्छा ओके ओके, चलिए मैं बताऊंगा। किसी को और बच्चों कुछ जानकारी है गामा के बारे में? जानते होंगे आप लोग, 100% पढ़े होंगे कहीं तो। कुछ अगर जानकारी है बताना चाहें? अच्छा कोई नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए गामा का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी केवल फोटॉन्स। ठीक है, गामा का मतलब होता है फोटॉन्स, है ना। तो कहीं से अगर फोटॉन्स निकल रहे हैं, अब ये याद करिए बच्चों, हम लोग गामा एक जगह और पढ़ रखे हैं, किसी को याद आ रहा हो गामा रेज कहाँ पे पढ़े थे, किस चैप्टर में पढ़े थे गामा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बाकी सारे कंपोनेंट से सबसे ज्यादा क्या होती थी? कम या ज्यादा गामा रेज की? ज्यादा होती थी। ज्यादा होती थी, है ना। गामा रेज टॉप में आते थे, ये सबसे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। ज्यादा, एनर्जी सबसे ज्यादा। वही गामा रेज है, वही गामा लैम्बडा डीके, सबसे कम था सर। है ना। तो होता क्या है, देखिए जैसे कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ठीक है, रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, तो होगा क्या, इससे अल्फा बीटा कुछ डीके हुआ, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि कुछ अल्फा डीके हुआ। अल्फा डीके होने के बाद ये बन गया, मान लीजिए वाई न्यूक्लियस बन गया, एक नया न्यूक्लियस बन गया Z-2 A-4। अब ये जब न्यूक्लियस बनता है तो ऐसा नहीं कि ये सीधे ग्राउंड स्टेट में बनता है, ये बनता है एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस के अंदर भी एक्साइटेड स्टेट? हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर होते हैं एनर्जी लेवल,
है ना, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल होते हैं। तो जब कोई भी बीटा डीके हो या अल्फा डीके हो बनता है न्यूक्लियस, तो जो नया न्यूक्लियस बना है वो जरूरी नहीं कि ग्राउंड स्टेट पे ही हो सकता है वो एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस बना हो। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आएगा, मतलब कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर ये जो स्टार मार्क मतलब हायर स्टेट, एनर्जी स्टेट में न्यूक्लियस जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रेडिएट करता है, इसी को गामा डीके कहते हैं। तो कोई न्यूक्लियस जब गामा डीके करता है तो उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो गामा क्या है? गामा रेज है फोटोन, गामा डीके है मतलब फोटोन का निकलना न्यूक्लियस से। और जब भी गामा डीके होता है, नो चेंज इन जेड एंड नो चेंज इन ए, नो चेंज इन जेड एंड नो चेंज इन ए, जेड और ए में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा गामा डीके में, ठीक है, फोटॉन्स होते हैं। हैंड राइटिंग बच्चों समझ नहीं आया तो आप बताइएगा। मैंने लास्ट में लिखा है गामा रेज कम्स आउट बिकॉज हायर एनर्जी स्टेट न्यूक्लियस गोज टू ग्राउंड स्टेट। लिख लीजिएगा तो बताइएगा फिर। एक चीज मैंने ऐड करी है वो थोड़ा सा देख लीजिए आप। जो ये रिएक्शन है पॉजिट्रॉन उसके साथ न्यूट्रिनो निकलेगा और न्यूट्रॉन है उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए। सर सर हाँ हाँ, सर ये न्यूट्रिनो का कोई मतलब प्रैक्टिकल यूज है या फिर ऐसे थियोरेटिकल मतलब? है यूज़ है ना, बिल्कुल यूज़ है। बहुत चीज़ें एक्सप्लेन होती है न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो से ना, तो है। हम लोग के लिए नहीं है, बस आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, बाकी है। ओके।
यस सर। ठीक है बच्चों, डन है क्या ये? देखिए न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो में बहुत ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, वैसे ये भी हैं, ठीक है। और वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, है ना, फंडामेंटल है। क्योंकि हम लोग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बहुत बार बार पढ़ते रहते तो उसके बारे में समझ में आता कि अच्छा एक मास है, चार्ज है, ये कभी कभार दिखते हैं, पर ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स ही हैं, ठीक है। बस याद कर लीजिए इसको एज इट इज कि पॉजिट्रॉन निकलेगा तो उसके साथ न्यूट्रिनो निकलेगा, और जब निगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। हो गया सर। चलिए हो गया अब सर। ठीक है, मैं कुछ सवाल कराता हूँ बच्चों, इसमें आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि कितने अल्फा, कितने बीटा, कितने गामा है। एक सवाल करते हैं इसी में, देखिए। सर अभी हुआ नहीं, इंटरनेट स्लाइड बैक करना। लिखिए 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 लिखिए। सर 2 मिनट रुक जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, लिखिए। सर आपका फर्स्ट लेक्चर किसी क्लास में होता है क्या? मेरा फर्स्ट लेक्चर होता है 11th में, पर अभी उनका सिलेबस खत्म हो गया है, तो पिछले लगभग एक वीक से मेरी क्लास उनके साथ नहीं लगी। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? अच्छा, सर पहले क्योंकि लेक्चर में मैं हमारा नहीं आ रहा। फर्स्ट लेक्चर खाली रहता है ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, लेकिन आपका मेरे अच्छा ओके केमिस्ट्री, ओके सर केमिस्ट्री वाले सर पहुंच नहीं पाते शायद, तो अगर आप आओ तो फिर आप फर्स्ट करा लो और उनको बाकी के 2 दे दो, क्योंकि हमारे 3 दिन से वो पहले क्लास ले ही नहीं रहे हैं। तो आप पहली और दूसरी ले लिया करिए। हाँ मतलब मैं तो ठीक है मुझे तो, लेकिन अब तो हम लोग 2-3 क्लासेस का और है, ठीक है। पहले आ जाऊंगा, मैं बात करता हूँ, रुकिए। फिर तो कल 2 ले लेना, कल शायद सिलेबस हो जाएगा फिर। नहीं, मेरी सैटरडे को है ना आपके साथ 2। नहीं, जैसे कल भी सर ले अगर कल लीजिएगा। फर्स्ट नहीं ले पाए तो आप ले लेना, और सेकंड तो है ही आपकी। ओके क्योंकि सर आपने ही कहा कि सैटरडे को पहले ही लेक्चर में हो जाएगा, तो कल ही हो सैटरडे को, हाँ जाएगा। सैटरडे को फर्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, मतलब जो अभी शेड्यूल है उस हिसाब से सैटरडे को फर्स्ट लेक्चर में हम लोग हाँ, का तो हो अगर जाएगा। कल 2 लेक्चर लगेंगे तो कल ही सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर क्या Yes, करेंगे आप लोग sir. सैटरडे को? फिर हमारा संडे को अरे टेस्ट है सैटरडे को पूरी नहीं है, 11th का। प्लीज प्लीज। सैटरडे मैं को, छुट्टी संडे को टेस्ट है क्या आपका? यस सर, फुल 11th का। पूरी 11th का है। और हमारा अभी केमिकल बॉन्डिंग खत्म नहीं हुआ, जो अभी केमिस्ट्री का हिस्सा है, आने वाला है। 11th का है। तो अगर आप लेक्चर एक्सचेंज कर ले तो उस लेक्चर से ले पाएंगे शायद। ठीक है, अच्छा मैं, चलिए मैं बात करता हूँ, है सर उनको मिल भी गया तो नहीं पढ़ाएंगे। ना। क्यों? सर वो क्लास कैंसिल कर देते हैं। रोज 2 क्लास कराते हैं। क्या क्या? पर मुझे पता नहीं है यार, मतलब मेरा तो मेरा सर सब उनकी 2 क्लास लगती है, बट वो दोनों लेते नहीं है, सिर्फ एक लेते हैं। यस सर। भौकाल है सर का, भौकाल। आप ऋतिक, बोलोगे ना तो मान जाएंगे। का भी भौकाल है। हाँ सर वो पूरी क्लास भी नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ 1 घंटा पढ़ा के छोड़ देते हैं। तुम लोग ना सब रिकॉर्ड होता है, ये सब सुनेंगे ऋतिक सर तुम लोग की बात। वैसे सर ये बच्चे तारीफ करते हैं सर की। हाँ, और मैं बता दूंगा सबसे ज्यादा आवाज कौन सा सेंटर कर रहा था। उनका होगा, मतलब आप बात कर सकते हैं ना आप सर से, तो सारे सर तो आपके फ्रेंडली हैं, आप बात कर सकते हैं, उसमें क्या है कि सर जो भी है। लेकिन हम लोग का सिलेबस खत्म हो गया, मैं तो इसी बात में खुश हूँ। बढ़िया यार, 11th 12th पार्टी दे दो। पार्टी तुम लोग को देना चाहिए मुझे। हाँ सर, तुम नंबर लोग दे दो चुपचाप भेज बैठे दो। हो, कोई पार्टी वार्टी की सर बात हम नहीं लोग कर दे रहे। देंगे सर, अब आ जाओ। चलिए बढ़िया है, कुछ लोग तो ये कम से कम बोल तो दे रहे हैं, कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं कि अरे खर्चा हो जाएगा भैया। 90, देखो अच्छा एक सवाल करते हैं।
ठीक है, तो बच्चों ये सवाल है, आपको बताना है ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है और पी पार्टिकल कौन सा है। सर तो हाँ। हो गया। बोलिए। सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है हमारे सिलेबस में? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, रुको यार बताते हैं, रुको एक सेकेंड, होना तो चाहिए जितना मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये वाला जो है, शायद ये नहीं है, है, बी 230 है हम्म। और सी 89 है, डी 230 है और पी बीटा प्लस है। ये सही है यार। ये सर ये आ रहा है। जो इन्होंने पूछा है ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो गया सर, जैसे मैंने आपको कुछ सवाल कराए होंगे जहां पे ओमेगा चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, ठीक है, वो सब नहीं है, पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन जरूर कर लीजिएगा, उसमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना वो याद रखिएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को इग्नोर नहीं करना है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। तो सर वीपीआर वाले टेस्ट में आ रहा था, एक क्वेश्चन आया था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। हाँ आ तो जाता है यार, लेकिन जो अभी मेरे पास अपडेटेड सिलेबस है उसमें तो बोल रहा गया कि नहीं है, पर आप लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन जरूर कर लीजिएगा। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया ओमेगा टाइम के साथ चेंज होना, है ना, ओमेगा थीटा के साथ चेंज होना, तो वैसे तो नहीं आना चाहिए, पर अगर आता है तो आप उसको जैसे लिनियर मोशन में पढ़े थे वैसे ही करना है, डीवी बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी वैसे, पर आना तो नहीं चाहिए सिलेबस के हिसाब से। चलिए बच्चों बताइए थोड़ा सा ए का वैल्यू बताइए कितना होगा, ए का वैल्यू 88 सर, 88 88 बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो यहाँ पे 2 की 2 कमी आएगी माइनस कर देना, और यहाँ पे 4 की कमी आएगी, 230 230 बी जो है 230 हो जाएगा, 230 हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए फिर सी और डी। सी 89 हो जाएगा। डी सेम रहेगा। एक सेकंड ना, ये है ये हमारा 89 हो जाएगा 88, तो ये सी हो जाएगा Yes, sir. 89, ठीक है। बीटा माइनस डीके है ना, बीटा निगेटिव डीके, Yes, अगर yes, बीटा sir. प्लस होता तो फिर वो एक कम करते, ठीक है। और डी का वैल्यू क्या रहेगा, डी 230, 230 रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताइए फिर पार्टिकल पी कौन सा है। बीटा प्लस बीटा प्लस हो जाएगा। बीटा प्लस हो जाएगा। बीटा माइनस होगा, बच्चों ये तो तो बीटा प्लस होगा। 89 बीटा है ना, माइनस ये होगा सर, 89 से 90 हो रहा है ना, तो माइनस बीटा माइनस होगा, बीटा माइनस होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा बीटा माइनस, पॉजिट्रॉन नहीं, बीटा माइनस निकलेगा, बीटा माइनस निकलेगा तो 90 हो जाएगा और ये 230 का 230 रहेगा, ठीक है। यस सर। चलिए एक और सवाल करते हैं इसी में। बताइएगा बच्चों ये वाला 92 यूरेनियम 238 और अल्फा पार्टिकल निकला है, कुछ बना है, फिर उसके बाद बीटा प्लस निकला है और ए एक्स बी है, तो आपको ए और बी बताना है क्या है, ए क्या है और बी क्या है। सर ए सर 89 है और बी आपका 234 है। सर ए 89 है और बी 234। ए कितना है, 89 है, 89 और बी 230। बी 234। 89 और 234 यही आ रहे हैं सबके, यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा अल्फा निकलेगा तो ये बन जाएगा 90 और 234 और बीटा प्लस निकलेगा तो हाँ 89 और 234, ठीक है। चलिए अगला बच्चों एक ये है कुछ, इसको भी एक बार देख लीजिए। तो वहाँ बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं बना है सर बी माइनस के बाद।
इस वाले में, दूसरे वाले में। दूसरे वाले में हाँ बी माइनस निकलेगा, कुछ बनेगा, फिर उससे अल्फा पार्टिकल निकलता है तो CY215 बनता है, और फिर बीटा माइनस निकलता है तो 110YD बनता है। तो ये चेक कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा ना प्रिंटिंग मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा है बीटा माइनस है कि बीटा प्लस है, आप लोग बीटा माइनस मान के करिए, और नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे। बीटा माइनस मान के करिए, और अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। सर A equals to 110, B equals to 219 और C equals to 109 यस सर, सेम आ रहा है। और D equals to 215। हाँ बच्चों, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। क्या क्या आए हैं आंसर, एक बार बताइए तो। सर A equals to 110, B equals to 219, C equals to 109 और D equals to 215। A इज इक्वल टू 110 आ रहा है ऐसा? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर बीटा माइनस निकला होगा बच्चों, थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं ए के लिए, है ना। तो बीटा जो माइनस 109 निकला आ होगा तो जाएगा ये इसमें। कितना, सी कितना रहा होगा बच्चों अगर बीटा माइनस निकल? 109। 109। 109 रहा होगा, ठीक है। और अल्फा निकला होगा तो यहाँ पे जो मतलब एटॉमिक नंबर रहा होगा वो कितना रहा होगा बच्चों? 111। 111, 111। बिल्कुल। और बीटा माइनस निकला होगा तो यहाँ पे 110, ठीक है। 110। यस सर। चलिए, बीटा माइनस निकला, डी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो डी 215 ही रहा होगा। अल्फा निकला है यानी यहाँ पे 219 रहा होगा, 19। 19। 219, और बीटा निकलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बी की वैल्यू 219 रहेगी, सही है ना। 219 रहेगा। यस सर। और उसके बाद डी का वैल्यू कितना रहेगा? डी का 215। 215। 215। डी का 215 रहेगा। चलिए सब निकल गए। सी का 109 रहेगा। आप लोगों ने मैच किया बच्चों ये सब ना, देखिएगा किसी कुछ और आ रहा हो। यस सर। सर ठीक। ये आ रहा है। चलिए आ रहा है। ठीक ठीक। अब बच्चों रेडियो एक्टिविटी लॉ है नहीं हमारे सिलेबस में, तो हम लोग नहीं करने वाले हैं उसको। अगली हेडिंग डाल दीजिए सेमीकंडक्टर्स। मेन हेडिंग पड़ जाएगी सेमीकंडक्टर। अल्फा डीके नहीं है वो? अल्फा डी के किया ना बेटा? तो जैसे अगर उसमें ऐसा काइनेटिक एनर्जी निकालना हो। नहीं नहीं नहीं, वो सब देखिए ना, ये मैं सब क्लियर बताता हूँ। सवाल अगर आए हो तो ठीक है, पर ना मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बस रेडियो एक्टिविटी में ना ये भी नहीं है कि मतलब एप्लीकेशन एक सिंपल एक पैराग्राफ दिया हुआ है बस, है ना। तो बहुत ज़्यादा उसमें ना नहीं जाना। बाकी हाँ, एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन के लिए हैं, पर इतना करिए काफ़ी है ना। ठीक है सर। चलिए मेन हेडिंग आ जाइए बच्चों सेमीकंडक्टर्स, और पढ़ते हैं अब इसके बारे में। सर एक क्वेश्चन पूछ लें? इसको मैं कर लाता हूँ, फिर पूछ लीजिएगा, आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए बच्चों अब बताइए, थोड़ा सा आप लोग जानकारी दीजिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, क्या ज़रूरत है सेमीकंडक्टर्स की। जो भी आप सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हो वो बता दीजिए। कुछ भी बच्चों जो भी आपको जानकारी हो। सिलिकॉन, ये सब सिलिकॉन, जर्मेनियम semiconductors के। सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक बात है एकदम। सर जो पूरी तरह से कंडक्टर ना पूरी तरह से इंसुलेटर, तो बीच में रह जाते हैं। पूरी तरीके से कौन सा कंडक्टर temperature? नहीं है, मतलब कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। इंसुलेटर भी नहीं कह सकते, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कंडक्टिविटी है। यस ठीक है ठीक है। तो एक दूसरी प्रॉपर्टी पता चल गई कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है इनकी।
हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी इनकी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी घटती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इनकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की कम रहती है कंडक्टर से और इंसुलेटर से ज़्यादा रहती इंसुलेटर है। से ज्यादा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बच्चों कुछ बताना चाहेंगे? 3 बहुत बढ़िया पॉइंट आप लोगों ने बताए हैं, ठीक है। सर अगर मतलब टेम्परेचर अगर बहुत कम हो हाँ। तो उस समय सर करंट फ्लो करता है, लेकिन कंडक्टर से, लेकिन सेमीकंडक्टर से फ्लो नहीं करता है। ओके, सही बात है। अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो फिर ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, काफ़ी बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आप लोगों ने बताए हैं। तो ये जो आपने सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं ये हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले इसका। सर और हाँ, इसकी एनर्जी सर 3 ईवी तक मैक्स होती है, ठीक 3 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। एनर्जी गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक यस है, सर। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों ने सब प्रॉपर्टीज बताई हैं इसका हम लोग पहले कोर समझेंगे, है ना, बैंड थ्योरी से। और कि क्यों ऐसा होता है कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम होती है कंडक्टर से, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है? ये एनर्जी गैप क्या होता है? एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होने पे क्या होता है, कम होने पे क्या होता है? कंडक्टर्स में एनर्जी गैप कितना होता है? तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस एक डायग्राम से बच्चों मैं समझाता हूँ आप लोग को, है ना। बड़ा ही प्यारा सा एक डायग्राम मुझे इंटरनेट पे मिला तो मैं सोचा आप लोग को दिखाएंगे। तो ये आप लोग कभी, खैर आप लोग देखे नहीं होंगे, है ना। अब ये वाले सर टीवीज तो दोनों है सर मेरे घर पे तो। हैं आपके पास? तो देखा है, देखा ये है। हाँ टीवी सर, देखा है आप लोगों मतलब ने? है रखा हुआ। हाँ हाँ, है, देखा दोनों है। दोनों है। ठीक है। तो ये एक टीवी है और इस टीवी से इस टीवी तक आने में जो हम लोग ने सफर तय किया है वो सेमीकंडक्टर्स की वजह से पॉसिबल हो पाया, ठीक है। आप ये मानिए, है ना। जो ये वाले टीवीज होते थे ये ना, इसमें बड़े सा बल्कि पीछे होता था, है ना। और जब भी कभी आप उसमें खराब हो जाए, कभी देखे हो तो बड़ा सा एक ट्यूब लगा रहता था, ठीक है। तो Yes, उस sir. ट्यूब का रोल होता था स्विच की तरह कि वो मतलब करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता था, ठीक है। तो उस बड़े से ट्यूब की जगह एक बहुत छोटे सा हम डायोड पीएन जंक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे वो यूज करते हैं। तो यहां से यहां तक आने में सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसमें बड़े बड़े ट्यूब्स लगाते थे, वो एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे, एनर्जी भी कम कंज्यूम करते थे, करते हैं, और बहुत छोटे से स्पेस में फिट हो जाते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स का बहुत बढ़िया एक यूटिलिटी बताता है, ठीक है। तो जो पहले आप लोगों ने अगर कंप्यूटर के मॉनिटर्स देखे हो तो बड़ा सा बल्कि पीछे लगा रहता था, टीवी हो सर। गए, मॉनिटर्स हो Yes, गए। sir. अब लैपटॉप है Yes, sir. सिंगल वन, बहुत फ्लैट स्क्रीन, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर्स की वजह से पॉसिबल हो पाया था। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा आप लोग को इंपॉर्टेंस समझाने के लिए कि सेमीकंडक्टर्स हैं क्या। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए सेमीकंडक्टर्स, एक दो पॉइंट में लिखवा देता हूँ, लिखिए। अरे इसमें करण अर्जुन देखी है हमने तो। करण अर्जुन इसमें देखी है? यस सर। ये बच्चों मेरे घर में ना, जब मुझे जब से याद है तब से ऐसा टीवी है। तो मेरे घर का टीवी वो है, उसमें शटर भी ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। वो बहुत पुराना टीवी है, हिंदुस्तानी भी उसको देखी सर थी। मैंने तो इसको कार्टून में देखा था। अच्छा, इस आज टीवी को हिंदुस्तानी कार्टून भी में देखी देखा है थी। आप लोगों ने? नहीं Yes, सर, sir. मतलब हमारे घर दोनों है सर, एक दादी के रूम में, एक हॉल में लगा हुआ। हाँ हाँ। तो वो, अच्छा, वो टीवी ब्लैक एंड व्हाइट भी होता था, उसमें शटर में वो बंद हो जाता था, ठीक है। और उस टीवी को कलरफुल है उठाने के सर, लिए को आप ब्लैक एंड अकेले व्हाइट। उठा भी नहीं सकते, इतना भारी है वो टीवी। तो कम से कम दो लोग उसको पकड़ के, दोनों साइड से पकड़ के उसको उठाते। तो खैर ये टीवी है। सर अभी वो चलता है। भी रखी है हमारे घर। हाँ, चलता है पापा की यार। शादी की रखी है। शादी, तुम्हारी शादी की रखी कितने पहले पे हो गई थी, और दहेज क्यों लिया था पापा की तुमने? शादी, पापा की, पापा पापा की की। शादी, अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में, लिखिए। दीज आर मटेरियल्स, these are materials having conductivity, these are materials having conductivity more than insulator and less than conductors. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स
दीज आर मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी मोर देन इंसुलेटर लेस देन कंडक्टर। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बार बार आएगा, मैं सवाल भी इसमें 2-3 लूंगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, conductivity of semiconductor increases. On increasing temperature, conductivity of semiconductors increases. Resistivity decreases. Resistivity decreases. और बच्चों उसके बाद ये ग्राफ प्लॉट करिएगा, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर। मैम ऑन सर बोले हैं जो ऑन इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। मैं फिर से बोलता हूँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज। मेटल के लिए तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था ना? हाँ, मेटल के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे सर। हाँ, अच्छा एक और चीज इसके लिए लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ब्रैकेट में अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब बच्चों मुझे कंडक्टर्स के लिए बताइए कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ती है और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव। तो ये देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छे से आपके नोट्स में मेंशन होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ग्राफ, और ये जो मैंने लिखवाया आपको, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी घटती है। इसका कारण जानेंगे, और जब कारण बता रहा हूँ तो फिर से वापस हम लोग इस पे एक बार डिस्कशन करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब जो बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि कोई भी मटेरियल वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखो, जो कोई भी आइसोलेटेड एटम है, मान लीजिए, ठीक है, आइसोलेटेड एटम मतलब आसपास उसके और कोई एटम नहीं है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसा आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड एटम मतलब केवल ये एटम है, स्पेस में और कुछ भी नहीं है, आइसोलेटेड एटम। तो इसके एनर्जी लेवल हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि इसके एनर्जी लेवल कुछ इस तरह से दिखते हैं। ग्राउंड स्टेट होगा, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ऐसे एनर्जी लेवल होंगे, मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस, हम लोग बोर्स मॉडल को सही मानते हैं, तो -13.6 Z², और उसके ऊपर -3.4 Z², उसके ऊपर -1.51 Z², फिर -0.85 Z², ऐसा, ठीक है, एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में रहना है तो उसकी एनर्जी -13.6 Z² के एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रहना है तो एग्जैक्टली -3.4 Z² के बराबर एनर्जी रहनी चाहिए, इससे थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ये ट्रू है किसके लिए? आइसोलेटेड एटम के लिए। पर हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में जितने भी हमारे मटेरियल हैं उनमें एटम्स आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है,
आइसोलेटेड नहीं है, अकेला एटम नहीं कि एक एटम है फिर अगला एटम है, ऐसा नहीं। आइसोलेटेड नहीं है, जैसे ये मान लीजिए पेन है ना, मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, तो सारे एटम्स बहुत बहुत पास एक दूसरे के रखे हुए हैं। तो जब बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के पास रखते हैं तो देखिए सिचुएशन कैसे हो जाती है। तो ये मान लीजिए अभी तक आइसोलेटेड एटम था, अब इसके पास में एक दूसरा एटम रख दिया जाए, ठीक है, सेम ऐसा ही दूसरा एटम, तो इधर इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, तो होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का तो इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का भी इन्फ्लुएंस होगा, है ना। इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन पे इस वाले न्यूक्लियस का तो इन्फ्लुएंस होगा ही, साथ ही साथ इस वाले न्यूक्लियस का भी इन्फ्लुएंस होगा। तो इलेक्ट्रॉन अब एक ही सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, बल्कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इस पे इस न्यूक्लियस का भी इन्फ्लुएंस है, इस वाली न्यूक्लियस का भी इन्फ्लुएंस है, ये तो मैंने अभी 2 एटम ड्रॉ किए, इसके इधर भी एटम होगा, ऊपर भी एटम होगा, इधर भी एटम होगा, पीछे साइड भी एटम होंगे। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में घूमने के बजाय ऐसा पाथ नेबरहुड में घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब पहले क्या था कि आइसोलेटेड एटम था तो इलेक्ट्रॉन केवल एक एनर्जी लेवल होगा, उसी पाथ में, उसी सर्कुलर पाथ में घूमेगा, बट बहुत सारे एटम्स पास में रख दिए जाएंगे, तो चूंकि उस इलेक्ट्रॉन पे बगल वाले एटम्स के न्यूक्लियस का भी इन्फ्लुएंस होगा, तो एक ही सर्कुलर पाथ में ना घूम के एक रेंज में घूमना शुरू कर देगा। तो जब बहुत सारे आप एटम्स को पास में रखते हैं तो सारे इस एटम की एनर्जी लेवल ये है, उसी तरह इस एटम की भी एनर्जी लेवल इस तरह से होंगी, और जब पास पे रख देंगे दोनों एटम्स को आप बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये जो एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है ना, ये बैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एटम्स जब एक साथ आप एक दूसरे के बहुत पास में रख देंगे तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये 2 बैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सर ये एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड में क्या अंतर है? देखिए, एनर्जी लेवल का मतलब हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये इससे कुछ भी ज्यादा या कुछ भी कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन इस वाले एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकता। इस वाले ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो -3.4 एग्जैक्ट, इससे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन इस वाले एनर्जी स्टेट में नहीं रह पाएगा। इस तरह से -1.5, तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी एग्जैक्टली -1.51 के बराबर होना चाहिए। उसका पाथ डिसाइडेड है, ठीक है, वो कैसे मूव करेगा, किस रेडियस में मूव करेगा, सब कुछ डिसाइडेड है, अगर आइसोलेटेड एटम है और एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है। सर बैंड में क्या होगा? बैंड में एक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, एनर्जी का रेंज होगा कि इतने से इतने एनर्जी के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो वो इस बैंड में होगा, ठीक है, इतने से इतने एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन का रेंज है तो वो इस वाले बैंड में होगा, इस तरह से, ठीक है। तो डिस्क्रीट मतलब एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड में क्या अंतर है? एनर्जी लेवल का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, बैंड में एनर्जी रेंज होगी, ठीक है। तो जब बहुत सारे एटम्स को आप बिल्कुल एक दूसरे के पास में रखते हैं तो ये सारे एनर्जी लेवल खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट करके ये बैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी बैंड में, ठीक है। दो एनर्जी बैंड में कन्वर्ट होते हैं। जो नीचे वाला एनर्जी बैंड होता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जो ज्यादा एनर्जी वाला बैंड होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। और जो इन एनर्जी के बीच, ये जो एनर्जी बैंड है, इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, या फिर इसको बोलते हैं फॉरबिडन बैंड, फॉरबिडन बैंड या फॉरबिडन गैप, सॉरी बैंड नहीं, फॉरबिडन गैप, ठीक है। क्या मतलब होता है मैं थोड़ा समझाता हूं। देखिए, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री है घूमने के लिए, पर वो अपने जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है उसके नेबरहुड में ही घूमेगा। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम लेगा, इस वाले एटम के चारों तरफ घूम लेगा, इसके बगल वाले के चारों तरफ घूम लेगा, इसके सामने वाले के, इसके पीछे वाले के, मतलब नेबरहुड में घूमने के लिए फ्री है, क्योंकि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी कम है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल एटम है उसको छोड़ के पूरे थ्रू आउट लैटिस नहीं घूम सकता, जो ओरिजिनल एटम है उसी के नेबरहुड में ये इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, ठीक है, जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द लैटिस मूव करने के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं होगा कि उसको ओरिजिनल एटम के ही उसमें घूमना, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है तो वो थ्रू आउट द लैटिस वन एंड से दूसरे एंड तक जा सकता है, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन
अपने ओरिजिनल एटम उसके नेबरहुड में घूमने के लिए फ्री है। कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द लैटिस घूमने के लिए फ्री है। एग्जाम्पल के तौर पे आप वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जितने बच्चे घर पे रहते हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है। आप घर से जाएंगे तो बता के जाएंगे, ठीक है, अल्टीमेटली आपको एट द एंड ऑफ द डे घर आना ही है ना। आप नेबरहुड में जा सकते हैं, कोचिंग के लिए आ सकते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे घर आना है आपको, ठीक है। कुछ दिनों बाद आप पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, हॉस्टल में रहेंगे, तो वहां आप फिर कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि आपका एक रूम है पर आप कॉलेज में अपने रूम में रह रहे हैं, अपने फ्रेंड के रूम में रह रहे हैं, ठीक है, कहीं रह रहे हैं, तो उसमें फिर वो नहीं है, घर से फोन आएगा तो आप बता देंगे कि हाँ भाई आ गए हैं, समय से खा लिया है, बस सब ठीक है। पर वो फिर आप वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है आपकी, जरूरी नहीं है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे घर ही आना है या हॉस्टल में रूम में आप फ्रेंड के साथ रुक सकते हैं, बात कर सकते हैं ना। तो वो वाला तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन उसको वो नेबरहुड में घूम सकता है, ठीक है, उतनी ही एनर्जी है। कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द लैटिस मूव करने के लिए फ्री है। अब इन दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा उसको बोलते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। तो एनर्जी गैप तो बहुत एकदम खुद से ही एक्सप्लेन करता है अपने नाम को कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का अंतर है उसी को एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरबिडन गैप का मतलब हो गया कि ये जो बीच में गैप है यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मिलेगा या तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मिलेगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन अपने नेबरहुड में चक्कर लगा रहा होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो नेबरहुड में चक्कर लगा रहे होंगे, या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो थ्रू आउट द लैटिस मूव करने के लिए फ्री है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं तक करते हैं, मैं थोड़ा सा एक दो लाइन लिखवाता हूं आपको, लिखिए बच्चों। ये जो मैंने अभी आपको समझाया है वो 2-3 लाइनों में लिखवा देता हूं, लिखिए। फॉर एन आइसोलेटेड एटम, for an isolated atom, energy levels are defined. For an isolated atom, energy levels are defined. अगला पॉइंट लिखिए, इफ वी पुट मिलियंस ऑफ एटम्स टुगेदर, if we put millions of atoms together, if we put millions of atoms together, these energy levels redistribute if we put millions of atoms together, these energy levels redistribute into energy bands. Redistribute into energy bands. अब जो ये राइट साइड वाला आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, 2 बैंड दिखाइए, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और बीच में एनर्जी में जो डिफरेंस है उसको दिखाइए एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप।
डन सर। ठीक, इतना लिखिए बच्चों, फिर अभी हम लोग ब्रेक के बाद मिलेंगे तो फिर मैं इसमें और थोड़ा सा कुछ चीज़ें आप लोग को समझाऊंगा। चलिए डन सर। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। कोई कुछ पूछ रहे थे? थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले उसमें। हाँ सर, बोलिए पूछ लें। बोलिए। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर उसमें दिया था कि एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन हाँ ऑफ अ सिंगल, सर यूरेनियम और उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 92, और मास नंबर दिया 295, न्यूक्लियस इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। द फिजन रेट ऑफ ए, फिर वही दिया यूरेनियम का, filled reactors operating at the power level of 5 volt is। फ्यूजन, उसमें सर फ्यूजन रेट पूछा हुआ है। फिजन रेट ना, फिजन, फ्यूजन नहीं हाँ हुआ, सर, फिजन। हाँ फिजन रेट पूछा है। ठीक है ठीक, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, आप करिएगा। देखिए जैसे 5 वाट बोला गया है कि 5 वाट हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है ना, यस तो सर। 5 वाट का मतलब हो गया 5 जूल एनर्जी चाहिए हमको 1 सेकंड में, यही मतलब हुआ इसका। हाँ सर, हाँ सर। अब देखिए कि एक जो यूरेनियम रिएक्शन करता है उससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, 200 जी मेगा सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप लिखेंगे 200 इंटू 10 के पावर 6, ये मेगा हो गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 के पावर -19 हो गया, है ना, हाँ इतने सर। जूल। ठीक है, तो मतलब कि अगर एक यूरेनियम रिएक्शन करेगा तो इतनी जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हाँ तो सर। अगर हमें 5 जूल चाहिए 1 सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, 5 जूल ये एनर्जी हमको चाहिए 1 सेकंड में, डिवाइडेड बाय एक रिएक्शन से कितने जूल मिल रही है वो लिख देंगे। तो एक रिएक्शन से 200 सर। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना, तो मतलब कि इतने यूरेनियम 1 सेकंड में रिएक्शन करना चाहिए, तब जाके हमको 5 जूल पर सेकंड मिलेगी। ये आपको समझ में आया कि डिवाइड कर देंगे तो हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, वो निकालना है सर, 1 सेकंड में इतना चाहिए होता है। हाँ, इतने यूरेनियम हर 1 सेकंड में, इतने यूरेनियम के न्यूक्लियस हर सेकंड में जलने चाहिए या रिएक्शन होने चाहिए, तब जाके हमें इतनी 5 वाट या 5 जूल पर सेकंड एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो दो तरीके से आंसर हो सकते हैं। एक तो आप ये कर देंगे, आप तो पता चल जाएगा कितने यूरेनियम के न्यूक्लियस 1 सेकंड में रिएक्ट करने चाहिए, ये आ जाएगा। अगर वो पूछ रहा है आपसे, वेट पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने किलोग्राम यूरेनियम को रिएक्ट करना चाहिए, तो ये देखिए 5 डिवाइड बाय 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने यूरेनियम के न्यूक्लियस। और यस सर। एक यूरेनियम के न्यूक्लियस का मास कितना होता है, एक यूरेनियम के न्यूक्लियस का मास, यूरेनियम 235 है ना, तो 1 मोल यूरेनियम लेंगे तो 235 ग्राम आएगा, है ना, 1 मोल यूरेनियम लेंगे। हाँ सर। तो हाँ सर। 1 यूरेनियम का मास हो जाएगा, इसके एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 यूरेनियम का मास हो गया। तो इतने यूरेनियम के न्यूक्लियस हर सेकंड लगने हैं, और इनटू कर देंगे 235 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो इतने ग्राम पर सेकंड न्यूक्लियस रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ठीक है सर। ये आ जाएगा फिर, ठीक है। आंसर सर उसी में आ गया था सर, 5/200 आ गया, आ अच्छा जाएगा। ओके ओके, तो ये नंबर ऑफ यूरेनियम 1 सेकंड में। बस फिजन रेट पूछा था सर वो। अच्छा ओके ओके, ठीक। ठीक है सर।